डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम लोग स्कोर करने के साथ साथ कुछ कंसेप्ट्स और बहुत ही इजी तरीके से जो है हम लोग आज इसको लर्न करेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स, सबसे पहले जाने कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग उसके बेस पर न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैट्रिक्स हम इजी वे में अगर कहा जाए तो इट इज़ द सेट ऑफ या अरेंजमेंट ऑफ सम डेटाज विच रिप्रेजेंटेड इन अ रो वाइज एंड कॉलम वाइज। यानी एक सेट ऑफ डेटा हो गया ये आपका, कलेक्शन ऑफ डेटा भी कह सकते हैं, सेट ऑफ डेटा भी कह सकते हैं, जिसको हम लोगों ने रो वाइज और कॉलम वाइज अरेंज किया हुआ है, और उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। वो जो डेटाज हैं वो आपके रियल नंबर्स भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों ही नंबर हो सकते हैं, दोनों के कलेक्शंस को इस तरीके से अरेंज्ड होना चाहिए, रो वाइज और कॉलम वाइज। तो उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ सिम्बॉल्स, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स along रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। रोज का मतलब क्या हो गया आपका, हॉरिजॉन्टल, और कॉलम का मतलब क्या हो गया आपका, वर्टिकल। तो किसी भी डेटाज को, चाहे वो रियल नंबर्स हो या आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, अगर उनको हम रो वाइज और कॉलम वाइज अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो उस स्ट्रक्चर को, उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स का सिंबल जो होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स अगर ए है तो इसको डिफाइन करना होगा, तो यहाँ पे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस बॉक्स के अंदर AIJ, और यहाँ पे लिखा रहेगा आपका M क्रॉस N। इसको क्रॉस नहीं कहते, हम कहते हैं साइन तो रहेगा क्रॉस का, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, M/N कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, M/N। और M और N का एक सिग्निफिकेंस है, ये N जो होता है वो क्या इंडिकेट करेगा, नंबर्स ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, और M जो है ये क्या इंडिकेट करेगा आपका, नंबर ऑफ रोज। तो A इक्वल टू AIJ, M/N क्या आपका, ये सिंबल हो जाएगा, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं आपके, M, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके, N कॉलम्स हैं, ठीक है ना। तो M जो है आपको रो को इंडिकेट करेगा और N जो है आपको कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब जरा देखते हैं I और J क्या है। तो I जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू M, मतलब I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को। उसी तरीके से J के लिए सिग्निफिकेंट डिफाइन क्या हुआ, J इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू N, ठीक है। A इक्वल टू क्या हो गया आपका, सॉरी I इक्वल टू क्या हो गया, I का वैल्यू जो है वो का ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू M। J क्या हो गया आपका, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू N, ठीक है। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ, और AIJ को हम क्या कहेंगे, दैट इज द एलिमेंट, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर में जो भी डेटाज आपके एंट्रीज होते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज, उन डेटाज को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का हम उसे क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि A इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने डेटा लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए ये कुछ एंट्रीज हैं। तो ये जितने भी आपको एंट्रीज दिख रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जरूरी नहीं है कि आप इसको सीक्वेंस में लो, रैंडम आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 को यहाँ भी ले सकते हो, कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है डेटा का। ऐसा नहीं है कि इसमें 1 से लेकर 9 तक ही लेना है, कोई भी नंबर, माइनस प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर कुछ भी ले सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी ले सकते हो, साइन एक्स कॉस एक्स भी लिख सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये 1 जो है, 1 क्या हो गया आपका, एलिमेंट हो गया, 2 क्या है, एलिमेंट है, 3 क्या है, एलिमेंट है। यानी जितने भी इसमें डेटाज के एंट्रीज जो हैं, जो कि रो वाइज और कॉलम वाइज अरेंज्ड हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। तो 1 इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A, 2 इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, 9 इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, एंड सो ऑन, ओके। अब जरा देखिए, अब इसमें हमें इसका अगर मान लीजिए कि आपको ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर यहाँ पे क्या दिया होता है, M/N, वेयर M इज द नंबर ऑफ रोज एंड N इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। मैंने स्टार्टिंग की डेफिनेशन बताया था आपको, रोज किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले को। तो देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कौन सा देखें, 1 2 3, ये आपका क्या हो गया, एक रो हो गया, यानी फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो, दिस इज द थर्ड रो। कॉलम वाइज देखें, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम, दिस इज द थर्ड कॉलम। यानी कि अगर हम कहें तो इसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज द रो, और कॉलम करना होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज द कॉलम। तो इसको हम लिखेंगे R1 रो 1, R2 एंड दिस इज द R3। इसे क्या कहेंगे हम लोग,
C1 कॉलम 1, इसे क्या कहेंगे हम लोग C2, और इसे क्या कहेंगे हम लोग C3। तो अब जरा देखिए कितने नंबर ऑफ रोज हैं 3, कितने नंबर ऑफ कॉलम है 3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 3/3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ऑर्डर 3/3। क्लियर है। नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। क्रॉस का मतलब क्रॉस तो हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, उसको कहते हैं क्या m/n रीड करते हैं। ऑर्डर आपका पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है m/n, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे कितने रोज हैं आपके 3 रोज हैं, एंड 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस आपके क्या हो गए रोज, 3 वर्टिकल लाइंस क्या हो गए आपके कॉलम। तो 3/3 इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में ऑब्जेक्टिव में या क्वेश्चन आंसर कोई भी मैट्रिक्स आपका दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, A इज इक्वल टू -1 2 3 0 3 4। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 एंड 2, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितने हो गए आपके R1, नंबर ऑफ रोज R2, यहाँ पे कॉलम कितने हैं C1, ये कॉलम क्या हो गया आपका C2, और ये कॉलम क्या हो गया आपका C3। तो नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 3, तो ऑर्डर क्या हो गया आपका 2/3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया आपका 2/3। यहाँ तक क्लियर। अब जरा देखिए एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, जैसे ये वाला मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं, ठीक है, इस मैट्रिक्स में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो अगर आपको ऑर्डर पता है तो आप उससे भी पता कर सकते हो। जैसे और इसका ऑर्डर क्या है 3/3, आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो 3/3 क्या हो जाएगा आपका 9। देखिए टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 9 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे ऑर्डर कितना आपका दिया हुआ है 2/3, 2/3, तो 2/3 उसको आप मल्टीप्लाई करो 2 × 3 कितना आएगा आपका 6। देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए आपके 6 हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या हो गया नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं आप डिफाइन कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स के लिए, यहाँ देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n इज क्या हो जाएगा mn। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n इज mn, यानी सिंपली आपको क्या करना उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर 2/3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगा, 3/3 है तो क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 3/2 है तो भी क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है मैट्रिक्स हो। तो इसमें जो है इस बेसिक्स डेफिनेशन से आपको क्या क्या चीज़ें पता चल गई, मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल गया आपको, ऑर्डर से आप एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आपको पता है तो उसके बेसिस पे आप उसका ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो, नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम m/n। अब जरा देखिए ये जो आपका a = aij ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। द वैल्यू ऑफ i शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू m। j का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू n। तो ये आपके बेसिक डिफिनीशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके होंगे जो कि आपको याद रखने होंगे। ठीक है, अब जरा सा आप इसको जो है नोट कर सकते हो आसानी से। तो देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स A = aij whose elements are 2i - 3j मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2। एलिमेंट्स किसको कहते हैं हम लोग aij को, aij को हम क्या कहेंगे एलिमेंट्स कहते हैं। अब सवाल ये है कि इसका ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ 2/2, यानी कि आपको 2/2 का आपको एक मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एलिमेंट्स i और j के टर्म में आपका दिया हुआ है। तो देखिए जरा सा पहले हम लोग रफ में आपको एक बताते हैं कि जैसे aij, यहाँ पे aij आप ले लो, कितना ऑर्डर आपको कंस्ट्रक्ट करना है 2/2 का। दिस इज इक्वल टू क्या होगा पहले 1 1 1 2 2 1 2 2, ये आपका हो गया रफ स्ट्रक्चर। अब जरा देखिए कैसे हुआ, मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया था कि i का वैल्यू क्या लिया था ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू m, और j का वैल्यू मैंने क्या लिया था, j को हमने क्या डिफाइन किया हुआ था ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू n। यानी i के वैल्यू को आपको 1 से लेकर के m तक जाना है और j का वैल्यू आपको 1 से लेकर के n तक जाना है। aij जो आपका एलिमेंट होता है, फर्स्ट वाला एलिमेंट रो को इंडिकेट करता है और सेकेंड वाला जो j है वो किसको इंडिकेट करेगा कॉलम को। ठीक है, i जो है किसको इंडिकेट करता है रो, j किसको इंडिकेट करता है कॉलम, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा हुआ है 2/2
ये 2 जो है, फर्स्ट वाला जो 2 है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? m की जगह पे था ना, तो m को हम लोग क्या कहते थे? नंबर ऑफ रोज। और ये था आपका n, तो n को हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ कॉलम। तो इसीलिए I इंडिकेट करता है रो को और J इंडिकेट करता है कॉलम को। ठीक, अब देखिए 2/2 का है, तो 2/2 से आपको ये तो पता चल गया कि कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 4, क्योंकि 2 × 2 करेंगे तो क्या आएगा आपका? 4 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। ये हमने इंडिकेट कर दिया। तो I का वैल्यू जो है हम लोग 1 से लेकर के m यानी कि 1 से लेकर के 2 तक जाएंगे, और J का वैल्यू भी 1 से लेकर के हम 2 तक जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए, तो सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1 1, तो यहाँ पे क्या आ गया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि ये 1 जो है, पहला वाला जो 1 है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? आपका रो को, और ये किसको कर रहा है इंडिकेट? आपको कॉलम को। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या हो गया? 1 1। अब इसी हॉरिजॉन्टल लाइन में चलिए, I क्या इंडिकेट करता है? रोज को। I का वैल्यू हमने 1 रखा, J का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग? 2। क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी A12 क्या हो गया आपका? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट। सिमिलरली अब I का वैल्यू हम क्या रखेंगे? 2। तो 2 रखते ही ये आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सेकंड रो को इंडिकेट कर रहा है, तो यानी कि हमें सेकंड रो में आगे की तरफ मूव करना है। तो I का वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो A2, अब ये किस वाले कॉलम में आ रहा है? फर्स्ट कॉलम है, इसलिए क्या हो गया? A2 1। नेक्स्ट वैल्यू इधर की तरफ जाएंगे, रो तो आपका वही है लेकिन कॉलम आपका चेंज हो गया, तो कॉलम जो 1 था वो क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? A2 2। उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ कंस्ट्रक्ट करने के लिए Aij आपका दिया हुआ है, मान लीजिए 3/3, तो 3/3 के लिए क्या हो जाएगा? टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। बस आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, बस इतना कि ऑर्डर क्या है। तो नंबर ऑफ रोज भी 3 होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22, सेकंड रो थर्ड कॉलम A23, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31, थर्ड रो सेकंड कॉलम A32, थर्ड रो थर्ड कॉलम A33। यानी फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ पे सबस्क्रिप्ट दिख रहा है दैट इज द नंबर ऑफ रोज, एंड सेकंड वाला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम। तो I हमेशा ध्यान रखिएगा रोज को इंडिकेट करता है और J आपका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को। अब जरा आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है? 2/2 का कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि ये वाला आपको मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे? A11। तो आपको एक रफ में एक आइडिया आपको होना चाहिए कि हमें मैट्रिक्स जो 2/2 का करना है तो क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ये एलिमेंट्स आपके होने चाहिए। याद करने का तरीका सिंपल है, आप रो वाइज चलो। A11 1 2, इसमें 3/3 था, तो A11 1 2 1 3, सेकंड में आओगे 2 1 2 2 2 3, थर्ड में आओगे 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो अब जरा देखिए A11, तो A11 का मतलब क्या हो गया? एलिमेंट्स आपका दिया हुआ है, यानी ये जो एलिमेंट्स है किसको रिप्रेजेंट करें? Aij को। तो A11 के लिए हमें क्या करना होगा? इस फंक्शन में I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो रखिए यहाँ पे, तो 2 × 1 - 3 × 1 मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 - 3 - 1 का मॉड क्या आएगा? +1, यानी कि 1/2। नेक्स्ट वैल्यू A12, हमें क्योंकि 2/2 के लिए नेक्स्ट क्या चाहिए? A12 कैलकुलेट कीजिए। तो I का वैल्यू तो 1 है, लेकिन J का वैल्यू क्या हो गया आपका? 2 मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू 2 × 1 2, 2 - 4 क्या हो जाएगा आपका? सॉरी 2 - 6, 2 - 6 इक्वल टू -4, और -4 का मॉडुलस क्या हो जाएगा? 4। दिस इज इक्वल टू 4/2 एंड दिस इज इक्वल टू 2। ये आपका आ गया 1 1 और 1 2, यानी फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट कैलकुलेट। अब आते हैं सेकंड रो, यानी A21। सेकंड रो क्या था? A21, यानी I का वैल्यू यहाँ पे हमें 2 रखना है और J का वैल्यू क्या रखना है? 1 रखना है। तो 2 × 2 - 3 × 1 डिवाइडेड बाई 2 और मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू 4 - 3 1 1/2। अब आते हैं हम लोग A22 पे, दोनों का वैल्यू क्या रखना है? I का वैल्यू भी 2 रखेंगे और J का वैल्यू भी 2 रखेंगे। 2 × 2 - 3 × 2 मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 4 - 6 - 2, मॉडुलस क्या हो जाएगा आपका? +2, दिस इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम यहाँ पे, तो देयरफॉर कंस्ट्रक्ट करना था ये सारे एलिमेंट्स आ गए, आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो देखिए ये आपको डिजाइन करना है। A11 का वैल्यू क्या है? 1/2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1/2। A12 का वैल्यू क्या है? यहाँ पे लिखोगे 2। A21 का वैल्यू 1/2, A22 का वैल्यू 1। दिस इज द आंसर। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्ट 2/2 का मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए 2/3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो,
2/3 का। तो 2/3 का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएंगे आपके 3। तो देखिए अगर यहाँ पे अगर आपका दिया रहेगा 2/3 का तो क्या हो जाएगा आपका, रोज तो आपके वही रहेंगे, तो A1 3 हो जाएगा और यहाँ पे A2 3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 का जब कंस्ट्रक्ट करना रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका, रोज तो कितने हैं 2, तो रोज तो आपके 2 ही रहेंगे, कॉलम कितने हो जाएंगे आपके 3 कॉलम हो जाएंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23। अगर इसी को हम चेंज कर दें, यहाँ पे मान लीजिए कि हम 3 कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं 2, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज कितने 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने 2। तो यहाँ पे इसको आप हटा दीजिए, इसको आपने हटाया और यहाँ से आप इसका इंक्रीज कीजिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये आपका हो गया मैट्रिक्स। तो इस तरह से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से आप डिसाइड कर सकते हो। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 6 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2/3 और 3/2 में सेम हो सकते हैं, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर नंबर्स क्या आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। तो ये है आपका मैट्रिक्स। तो इस पे आपका क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में जनरली पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, किसी बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2/2 का 2/3 का 3/3 का कोई भी आप कर सकते हो। AIJ कॉरस्पॉन्डिंग I और J का वैल्यू आप रखते जाइए और उसके बेसिस पे आप सारा कैलकुलेट करके और लास्ट में आपको क्या करना है, उसको अरेंज कर देना है। तो कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम लोग देखते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। तो देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा मैट्रिक्स क्या रेक्टेंगुलर के टर्म में देखे थे हम लोग। तो मैट्रिक्स जनरली अगर कहा जाए तो रेक्टेंगुलर हम लोग डिसाइड करते हैं और M/N के टर्म में। लेकिन मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों अगर इक्वल हो जाएँ तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। जैसे हमने देखा था A2/2 स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा था, 3/3 भी आपको स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा था, लेकिन 2/3 जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको दिखेगा। ठीक है, तो कुछ टाइप्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला टाइप हम लोग लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे किसे, कॉलम मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक आपके कॉलम्स हो, यानी कि द मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 कॉलम्स इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए डिफाइन किया हुआ है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम, यानी कि रोज पे आपको डिपेंडेंसी नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम आपका सिंगल होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, A = AIJ और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए 1 कॉलम है तो M/N हमारा होता है, तो M/1। ठीक है, M आपका कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स है तो सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम का रिस्ट्रिक्शन है कि वो आपका 1 होना चाहिए। M का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है। तो ये हमारा रिस्ट्रिक्शन किसका हुआ, कॉलम को, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स जो डिफाइन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू 1, इसलिए M/1। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे A = 2 3 -1 4। ये देखिए आप, ये एक मैट्रिक्स हो गया। इसमें जरा ध्यान से देखिए कितने नंबर ऑफ कॉलम्स दिख रहे हैं, ओनली 1 वर्टिकल लाइन, दिस इज द नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गया 1। रोज कितने दिख रहे हैं 1 2 3 एंड 4, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 4/1। 4/1 क्या हो गया आपका, इसका ऑर्डर हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3 एंड 4, नंबर ऑफ कॉलम कितना है ओनली 1। दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M/N। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या हो गया AIJ M/1, वॉट एवर विद द वैल्यू ऑफ M, लेकिन कॉलम का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में रेस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज शुड बी 1। द मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन किसके लिए था, कॉलम के लिए, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन किसके लिए हो गया आपका रो के लिए। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A = AIJ 1/N। अब n का वैल्यू, नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन किसका होना चाहिए आपका रो का, नंबर ऑफ रोज क्या होना चाहिए आपके 1 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 1/n। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए A = -1 2 0 4 3, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज कितना दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है, यहाँ पे 1 आ गया। वर्टिकल लाइन ढूंढिए, वर्टिकल लाइन कितना 1 2 3 4 5, यानी कि 1/5। तो नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकता है रो मैट्रिक्स में, लेकिन नंबर ऑफ रोज क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए।
कॉलम मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ कॉलम आपका 1 होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज आपका कुछ भी हो सकता है। एक और एग्जांपल इसमें अगर समझना हो तो आप ये भी कर सकते हो, और ए इजिकल टू 0 1 2, ये आप ले सकते हो, ये आप ले सकते हो इसको। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज कितने हो गए 3, 3/1, ये भी आपका क्या हो गया कॉलम मैट्रिक्स। इसका एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो ए इज इक्वल टू 1 -1 2, कितने हो गए आपके 1 रो, कॉलम कितना हो गया आपका 3, 1/3 का हो गया। लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 3, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन क्या हुआ, कॉलम मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ कॉलम 1 होना चाहिए, रो मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज आपके क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो ये कुछ टाइप्स हैं। अब इसके बाद हम टाइप लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स का। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स है टाइप्स में, अब जैसे कि स्केलर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तब उसके बाद हम लोग स्केलर डिफाइन करेंगे और डायगोनल भी डिफाइन करेंगे। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया था कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज जब इक्वल हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे AIJ। अब जरा देखिए इसको हम लिखेंगे M/N लिखते हैं, वेयर या यहाँ पे लिखेंगे A इक्वल टू AIJ M/N इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ M इज इक्वल टू N, ये कह सकते हैं। यानी कि जनरल जो हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है A इक्वल टू AIJ M/N। तो दिस मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ M इक्वल टू N, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों अगर आपस में इक्वल हो जाएंगे तो उसे हम क्या कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ द ऑर्डर ऑफ M भी कह सकते हैं और ऑर्डर ऑफ N भी कह सकते हैं। सिंपली जैसे मान लीजिए कि अगर 3/3 का मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम 3/3 नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का मतलब समझिए कि उसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। अगर हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इट मीन्स नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या आपके 2 हैं। तो हम 2/2 नहीं कहते हैं, 3/3 नहीं कहते, जिन्हें क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 एंड सो ऑन, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2/2 का अगर कोई मैट्रिक्स लेना है तो 2/2 अगर लेते हो AIJ 2/2, यानी कि M का वैल्यू भी 2 और N का वैल्यू भी 2, तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप A11 A12 A21 एंड A22। दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, लिखेंगे 2/2, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे ऑर्डर 2। ओके, अब जरा देखिए इसमें ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे स्क्वायर की तरह दिख रहा है आपको, स्क्वायर ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ और ये लेंथ आपका सेम, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो इस वाले एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। वैसे तो हमने ज्योमेट्री में पढ़ा कि 2 डायगोनल होते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है हमारा लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हम किसको कहेंगे, इसको कहेंगे, यानी कि A11 A12 इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द डायगोनल एलिमेंट, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। मैं इस चीज़ को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा आने वाला है टॉपिक वो क्या आएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स। इसलिए मैं बताऊंगा पहले डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल होता क्या है। तो डायगोनल हम लोग किसको कहेंगे A11 A22 को कहते हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, A11 एंड A22। इसको हम लोग डायगोनल नहीं कहते हैं मैट्रिक्स में, वो ज्योमेट्री में कहते हैं कि 2 डायगोनल्स आपके स्क्वायर हो या आपका रेक्टेंगल हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से A11 A12, यानी इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं या लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो अब जरा देखिए, अब इसके बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट जो हमारा टाइप आएगा वो आएगा कि क्या डायगोनल मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट टाइप आपका है डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो आपके अभी मैंने जो डिस्कस किया था आपको डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में जो बताया था, तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स उसमें क्या होना चाहिए आपके 0 होने चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ M/M, क्योंकि ऑर्डर हम M/M भी लिख सकते हैं और N/N भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट, इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0।
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होने चाहिए, आपके जीरो होने चाहिए। तो उसी को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे, A इक्वल टू ए आई जे एम बाई एम इज सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स में आई और जे दोनों इक्वल होते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं A इज इक्वल टू 3/3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं ए आई जे और ऑर्डर ले रहे हैं क्या 3/3 का। दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे A11, ये आपका 0, ये आपका 0 0, A22 और ये भी आपका 0, ये 0, ये 0 और ये आपका हो जाएगा A33। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं इसको क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, ये सारे आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स हो गया, बाकी सारे क्या हो गए आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और इसी का रिप्रेजेंटेशन हम ये भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू DIAG और ये लिख देंगे हम यहाँ पे A11, A22, A33, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आप समझिए, डायग का मतलब क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स है और ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 2/2 का रहेगा तो सिर्फ डायग A11, A22 यहाँ पे क्लोज हो जाएगा आपका मैट्रिक्स। तो इन जनरल अगर ऑर्डर आपका m है तो इसी चीज़ को, अगर ऑर्डर m है तो आप A11, A22, A33 अप टू AMM तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया डायगोनल एलिमेंट्स का। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या होना चाहिए, आपके 0 होने चाहिए। और वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग डायगोनल कहते हैं। जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 हो उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हमारा टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। तो देखिए, अ डायगोनल मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ ऑफ ऑर्डर M इज सेट टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स अगर आपके इक्वल हो जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो जरा देखिए, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A इज इक्वल टू AIJ of order m by m is said to be a scalar matrix if Aij is equal to k for I is equal to j and Aij is equal to 0 for I is not equal to j। ये भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। पहले वाले केस में देखिए, डायगोनल में क्या था आपका कि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यहाँ पर भी देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। बट जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या आपके इक्वल होने चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है। स्केलर में डायगोनल में क्या फर्क है कि डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होने चाहिए, आपके इक्वल होने चाहिए। तो ये भी तो हम कह सकते हैं कि ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स बट ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट नेसेसरी टू स्केलर मैट्रिक्स। यानी जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं उनको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे डायगोनल मैट्रिक्स आपके स्केलर मैट्रिक्स होंगे ही। सिर्फ वही डायगोनल मैट्रिक्स आपके स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे जिनके डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या हों, इक्वल हों। आई बात समझ में? यानी कि ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल बट ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट नेसेसरी टू स्केलर मैट्रिक्स। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया। तो डायगोनल एलिमेंट्स जैसे एग्जांपल देखिए, तो इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 3/3 का अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं K 0 0 0 K 0 0 0 K। ये आपका क्या हो गया, दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या हो गए, आपके इक्वल हो गए। K में भी एनी नंबर, चाहे वो रियल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, बस एलिमेंट्स आपके सारे ये इक्वल होने चाहिए। अदर देन दिस 0, यानी डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे क्या होने चाहिए, आपके 0 होने चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसके बाद आपका आता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या, बहुत ही सिंपल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक रेस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा, उसको भी हम लोग कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ओनली वन रेस्ट्रिक्शन क्या आ जाएगा, K का वैल्यू शुड भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ये तो चीज़ समझ में आ गया। इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 6 में कर देते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए
ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एम रहेगा, इस सेट टू भी यहाँ पे आप चेंज कर दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे कर दो क्या 1 हो गया, बाकी सारा वही। तो क्या होगा, डिफरेंस जब चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, के का वैल्यू क्या हो गया आपका 1, इसको हम क्या कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। और इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, यहाँ पे लिख दो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस मैट्रिक्स को, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ से भी एक रिस्ट्रिक्शन आपका क्या हो गया कि के का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं वो सारे के सारे स्केलर भी कहलाएंगे, सारे के सारे डायगोनल भी कहलाएंगे, ठीक है, और सारे के सारे स्क्वायर तो हैं ही। तो ऑल नहीं, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स are also called diagonal matrix, but all scalar matrix are not necessary to identity matrix. Similarly, all diagonal matrix are not necessary to identity matrix. लेकिन इस आइडेंटिटी को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है इक्वल हैं। इसी को हम लोग स्केलर भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। और इसी को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स भी डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये सारे के सारे, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स भी आपका स्क्वायर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपका स्क्वायर है, डायगोनल मैट्रिक्स भी आपका क्या है स्क्वायर है। तो ये कुछ आपके टाइप्स हो गए। एक और आपका आता है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, सारे एलिमेंट्स जीरो कर दीजिए आप, वो सिंपल जीरो मैट्रिक्स हो गया। जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे को आप कर दो जीरो, तो क्या कहलाएगा आपका जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ द मैट्राइसेज। अब हम लोग आते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेज पे। तो अब टॉपिक हमारा कौन सा है, इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेज, यानी कि हमें दो मैट्रिक्स के इक्वलिटी को शो करना है कि कैसे हम कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं। देखिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिकॉल करना चाहता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम लोगों ने पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लेते हैं कि जैसे हम लोग पढ़ा था कि Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो Z1 और Z2 दोनों इक्वल कब कहे जाएंगे, जब Z1 का रियल पार्ट Z2 के रियल पार्ट के इक्वल हो और Z1 का इमेजनरी पार्ट Z2 के इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो, तब हम कहते थे क्या कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल हैं। ठीक उसी तरीके से इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेज को भी हम डिफाइन करेंगे। तो इसमें पहला रिस्ट्रिक्शन होता है, दो मैट्रिक्स आपके तभी इक्वल कहे जाएंगे जब उन दोनों के ऑर्डर क्या हो, सेम हो, और साथ ही साथ फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स हो सेकंड वाले के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल हो। यानी अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी पहला एलिमेंट A11 कोई मैट्रिक्स अगर है, A11 एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स का, तो दूसरे वाले मैट्रिक्स के भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के ही इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये दो रेस्ट्रिक्शन है। तो इसी को देखिए लिखा हुआ टू मैट्राइसेज A इक्वल टू AIJ एंड B इक्वल टू BIJ आर सेड टू बी इक्वल इफ, फर्स्ट पॉइंट, इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। यानी इक्वल तभी कहेंगे, इक्वल प्रूफ करने के लिए पहले तो हमें देखना होगा क्या कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, पहला का ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वल होने चाहिए। जैसे तो सेकंड दिया हुआ ईच एलिमेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ B, दैट इज AIJ इक्वल टू BIJ फॉर ऑल I एंड J। मतलब मान लेते हैं कि A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स आपका लिया हुआ है A, एंड B इज इक्वल टू हमने डिफाइन किया B11 B12 B21 एंड B22। तो ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो आप लिखेंगे क्या कि इफ, या लिखेंगे क्या A एंड B आर सेड टू बी इक्वल इफ। तो देखिए यहाँ पे क्या ऑर्डर दोनों का सेम है, ये तो आपका प्रूफ हो गया पहला, इफ सेड टू बी इक्वल इफ A11, या ऐसा करते हैं कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B एंड A11 इज इक्वल टू B11, A12 इज इक्वल टू B12, A21 इज इक्वल टू B21 एंड A22 इज इक्वल टू B22। ये हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो देखिए इसका भी ऑर्डर आपका 2 by 2,
इसका भी ऑर्डर आपका 2/2, पहला कंडीशन फुलफिल, ये वाला कंडीशन फुलफिल हो गया। अब उसके बाद A11 ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है B11, तो A11 शुड बी इक्वल टू B11, A12 शुड बी इक्वल टू B12, A21 शुड बी इक्वल टू B21 एंड A22 शुड बी इक्वल टू B22। अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो हम कहेंगे क्या, दिस इज द इक्वल मैट्रिक्स। तो ए और बी अगर दो मैट्रिक्स अगर आपके हैं तो इक्वलिटी चेक करना, तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए, तब उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। तो टू मैट्रिसेज ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी, दैट इज ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डिफरेंस आप नोट कर लीजिएगा। देखिए जैसे इस पे क्वेश्चन कैसा आता है आपका, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट ले रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड, ये क्वेश्चन आपका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ एक्स वाई जेड इफ एक्स वाई 2 3, ये एक मैट्रिक्स हो गया, इज इक्वल टू 4 6 Z 3, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ दिस इक्वल टू दिस, यानी ये जो एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों का आपका इक्वल है, तो पहले तो हमें चेक करना चलेगा कि दोनों का ऑर्डर तो सेम है ही, तभी तो हम कह सकते हैं पहला प्रॉपर्टी क्या होता है आपका, ऑर्डर, ऑर्डर दोनों का सेम है। सेकंड डेफिनेशन क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वल होने चाहिए, तो ये तो दिया हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ दिस इक्वल टू दिस, यानी दिया हुआ कि दोनों मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं, तो जब इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए, आपके इक्वल होने चाहिए, यानी कि ये एलिमेंट किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर, और ये तो आपका इक्वल है ही। तो यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट्स 3 और 3 है ना, हो गया ब्रो, तो हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सोल्यूशन क्या लिखेंगे हम लोग, ये दिया हुआ आपका है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली x इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6, z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2, आ गया आंसर। तो दो मैट्रिसेज अगर आपके इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, आपके इक्वल होने चाहिए। ऑर्डर तो आपका सेम था ही, x इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 6, 2 इक्वल टू z एंड 3 इक्वल टू 3 तो है ही। तो इसी तरीके से क्वेश्चन इसमें और भी आते हैं सॉल्व करने के लिए, कैसे x प्लस वाई के टर्म में आपका दिया रहेगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 9 5 7। ये दोनों आपका केस दिया हुआ है कि ये मैट्रिक्स जो है इसके इक्वल है, तो आपको x y और z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए इसको x प्लस वाई प्लस जेड क्या, ये आपका एलिमेंट है, x प्लस जेड भी क्या हो गया आपका एलिमेंट, y प्लस जेड भी क्या हो गया आपका एलिमेंट। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, देखिए 1 रोज 2 रोज 3 रोज, यानी 3/1, और इसका भी क्या है 1 2 3 3/1, तो दोनों का ऑर्डर आपका सेम हो गया, और ये दिया हुआ है तो हमें चेक करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब आपको जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा, तो ऑर्डर सेम है, उसके बाद क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके इक्वल होने चाहिए, यानी कि इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। उसके बाद क्या है, सेकंड एलिमेंट, सेकंड का करस्पॉन्डिंग x प्लस जेड इक्वल टू क्या आएगा आपका 5। थर्ड एलिमेंट y प्लस जेड इक्वल टू 7। 3 इक्वेशन आपके पास ले लीजिए इसको, और 3 वेरिएबल, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये आपका गिवन इन्फॉर्मेशन हो गया, फर्स्ट एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, और ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। तीनों को हमने लिख लिया, अब इन तीनों का आप सॉल्व कर लो। तो देखिए फर्स्ट में से आप सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, और यहाँ पे क्या लिखोगे x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल, क्या आ गया y इज इक्वल टू 4, ये आपका वैल्यू आ गया y इक्वल टू 4, ठीक है। y इक्वल टू 4 जब वैल्यू आ गया तो इक्वेशन थर्ड पे पुट कीजिए, z निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें, थर्ड में आप रख दो। तो क्या हो जाएगा आपका थर्ड में रखोगे तो y का वैल्यू कितना है 4, 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो z इक्वल टू क्या आ गया 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर z इक्वल टू क्या आ गया आपका 3 आ गया। अब इस z की वैल्यू को कहाँ रख दो, या x किसी में रख दो, 5 में रख दो, चलो सॉरी सेकंड में, पुट द वैल्यू ऑफ
पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन सेकेंड, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2, तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू आपका आ गया 4 और z इक्वल टू क्या आ गया आपका 3, तीनों आपके आंसर आ गए। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते जाना है, जितने वेरिएबल है उतने आपके इक्वेशंस होने चाहिए। तीनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया, एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया, आपका आंसर मैच करना है, तीनों का आप ऐड करके देखो 9 आ रहा है, 2 + 4 + 3 = 9, इसका मतलब क्या है आंसर आपका सही है। तो ये थे हमारे बेसिक्स इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द मैट्राइसेज, ठीक है। इसमें उन्होंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किए, ऑर्डर। एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, देखिए जैसे मान लेते हैं कि आपके पास ये दिया हुआ हो कि अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स 15, अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स 15, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है आपको कि 15 है। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्राइसेज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपके पास 15 है तो उनको आप उस एलिमेंट से आप कितने तरीके का मैट्रिक्स आप डिजाइन कर सकते हो। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टोटल नंबर, यहीं पर मैं रफली यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ, देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका दिया हुआ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये भी क्वेश्चन आता है आपका ऑब्जेक्टिव, एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना दिया आपका 15 आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेज, यानी कि इन 15 डेटाज को, एंट्रीज को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो देखिए इसको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं 15/1, यानी कि सबको एक रो में हम लिए, सॉरी कॉलम में, 15/1 का मतलब क्या कॉलम वाइज हो गया। एक हम क्या लिख सकते हैं 1:15 लिख सकते हैं, एक क्या लिख सकते हैं 3:5 लिख सकते हैं, एक क्या लिख सकते हैं हम लोग 5:3 लिख सकते हैं, और कोई 15 को और हम क्या फैक्टर कर सकते हैं क्या, 15 के कितने पॉसिबल फैक्टर्स होंगे, तो 1:15, 15:1, 3:5 और 5:3, इसके अलावा कोई हो सकता है क्या, नहीं। तो ये आपके पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको दिया हुआ है और आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेज, तो आप सिंपली उसको फैक्टर कर लीजिए, जितने फैक्टर्स में आप कर सकते हो उतने क्या हो जाएंगे आपके ऑर्डर हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपके यहाँ पे 18 होते हैं, सपोज 18 होते हैं, 18, तो कितने आपका ऑर्डर होते हैं, एक तो आपका हो जाता है 18/1, 1/18, रिवर्स कर दीजिए। इसके बाद क्या हो सकता है 2/9, तो 9/2 भी होगा, और क्या फैक्टर कर सकते हो 3/6, 6/3, और कुछ कर सकते हो क्या, और क्या हो सकता है 18/1, 1/18, 2/9, 9/2, 3/6 और 6/3, 18 का और कोई फैक्टर हो सकता है नहीं। तो ये आपके क्या हो गए, आपके पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप उसको फैक्टर, डिफरेंट ऑर्डर में फैक्टर करके देख लो, जितने पॉसिबल फैक्टर्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, ऑर्डर ऑफ द मैट्राइसेज। तो ये हमारा जो है बेसिक इंट्रोडक्टिव पार्ट हो गया मैट्राइसेज का, जिस पे आप जो है किसी बुक के फर्स्ट चैप्टर को तो आप आसानी से एक्सरसाइज को, वर्कशीट को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडिशन ऑफ मैट्राइसेज, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेज एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्राइसेज, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं और आशा करता हूँ कि आप लोग को लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के साथ फिर से मिलेंगे, नए एनर्जी, नए पोटेंशियल के साथ। धन्यवाद।